हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। तो डियर, आज मैं पुनः एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के पास लेकर के एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ जो होता है वो सर्वनाम होता है, अर्थात सर्वनाम जो सभी नामों के लिए यूज़ किया जाए। अगर लिटरली माना जाए ये चीज़ कि अगर हम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये है कि भाई जो सभी नामों के लिए यूज़ किया जाए वो आपका सर्वनाम होता है। और नाम क्या होता है? जो नाम होता है वही आपका नाउन होता है, अर्थात जो नेम होता है वही आपका नाउन होता है, वही आपकी संज्ञा होती है। तो उस नाम के लिए जो चीज़ यूज़ किया जाए वो आपका सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या होगी? The word which is used on the place of a noun is called pronoun। अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पे यूज़ किया जाए या फिर किसी संज्ञा के बदले में यूज़ किया जाए वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। फिर से एक बार कि जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पे यूज़ किया जाए या फिर किसी संज्ञा के बदले यूज़ किया जाए वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। ये तो आपकी परिभाषा रही। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, प्रोनाउन का उपयोग क्यों करते हैं। भाई जब नाउन शब्द दिया ही गया है तो प्रोनाउन का यूज़ क्यों ज़रूरी है? क्या मतलब है कि हम प्रोनाउन का यूज़ बार बार करें? तो मुख्यतः किसी भी सर्वनाम का प्रयोग किसी भी संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई भी संज्ञा है अगर उसका बार बार यूज़ हो, जैसे मान लीजिए कोई नाम है तो अगर उस नाम को बार बार लिया जाए, उसका उपयोग बार बार किया जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उचित नहीं होती है। अर्थात किसी नाम का बार बार जो रिपीटेशन होता है वो तो देखने में भी अच्छा नहीं होता है और सुनने में भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं किसी भी नाउन के जगह पे, किसी भी नाउन के स्थान पे। तो एक क्या कहते हैं, रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुख्यतः सर्वनाम का प्रयोग किसी भी संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई संज्ञा किसी पैसेज में या फिर वाक्यों में बार बार ना लिखी जाए, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मेनली प्रोनाउन इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए नाउन टू प्रिवेंट द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। अर्थात किसी भी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोनाउन प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो मेनली 10 काइंड्स के होते हैं, अर्थात उनका 10 प्रकार होता है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, एम्फेटिक होता है, इंडेफिनिट होता है, रिलेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है। तो कुल मिला जुला के आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जिसका हिंदी अर्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ जो हिंदी में होता है उसके सामने लिखा गया है। तो कुल मिला के हमारे प्रोनाउन हो गए 10। अब हम इन 10 के बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन करते हैं आगे चल के कि इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं इस काइंड के अकॉर्डिंग, अर्थात इस प्रोनाउन के प्रकार के अनुसार कौन कौन से प्रोनाउन अर्थात कौन कौन से प्रोनाउन शब्दों का यूज़ होता है, कौन कौन से आते हैं। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, आपका है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के भेद। पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात उसको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस दैट स्टैंड्स फॉर द पर्सन, एनिमल आर थिंग्स। अर्थात ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए यूज़ होता है, प्रयोग किया जाता है, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें आते क्या है कि इसमें आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, देम, हिम, हर, मी, अस एक्सेट्रा। अर्थात ये सभी प्रोनाउन हैं जो पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आते हैं, अर्थात इनका अध्ययन हम पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जैसे आई लव माई कंट्री, तो आई जो आपका है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। ही जो आपका है वो भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो सब मिला के आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो आपका सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन का यूज़ जानते हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई जिरेंड होता है या फिर कोई इन्फिनिटिव होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे कोई नाउन है
तो उसके स्थान पे हमें किसी प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हमें उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का यूज़ करना है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन नाउन है, कोई नाम है, तो उसकी जगह पे अगर वह नाम पुरुष है तो उसकी जगह पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे। अगर वो कोई क्या कहते हैं कोई फेमिनिन जेंडर है यानी कि कोई स्त्री है, अगर वो थर्ड पर्सन है तो उसकी जगह पे सी का यूज़ करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो उसकी जगह पे दे का यूज़ करेंगे। अगर वो खुद जो नाउन है वो खुद बोलने वाला स्पीकर है तो उसकी जगह फर्स्ट पर्सन आई का यूज़ करेंगे, या प्लूरल है तो बी का यूज़ करेंगे। ऐसे ऐसे प्रोनाउन का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट के संज्ञा के स्थान पर उस संज्ञा के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने बताया आपको कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं या फिर उसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। अब अगला हमारा है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पोजेशन, अर्थात ऐसा सर्वनाम जो अधिकार को दर्शाता है वो हमारा अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार को दर्शाता है वो आपका अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके पोजेसिव प्रोनाउन हैं। तो दिस गोल्डन वॉच इज़ योर्स, तो जो योर्स है आपका जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। ये अधिकार को दर्शा रहा है कि तुम्हारा अधिकार किस पे है, इस सुनहरे घड़ी पर है। अर्थात जो योर्स शब्द है, जो योर्स प्रोनाउन है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, वो गोल्डन वॉच पे अपने अधिकार को दर्शा रहा है। अगला हमारा एग्जाम्पल है द साड़ी इज़ माइन, तो माइन जो वर्ड अंडरलाइन वर्ड है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है जो इस पिंक साड़ी पर अपने अधिकार को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पोजेसिव प्रोनाउन रहा। अगला हमारा तीसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा होती है अ प्रोनाउन व्हिच इज़ यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट आर टू पॉइंट आउट ए पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता हो, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ होता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें आपके आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, एक्सेट्रा, अर्थात जो मेन प्रोनाउन होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग वो आपके दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम होते हैं। जैसे दैट इज़ माई हाउस, ये जो दैट है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वही यूज़ के अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अगर इस डेमोन्स्ट्रेटिव यानी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन आता है तो आपका एडजेक्टिव का वर्क करने लगता है, यही दिस, दैट, दीज, दोज। और अगर इस दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई वर्ब आता है तो आपका वो प्रोनाउन का वर्क करने लगता है। तो इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए भी इन्हीं दिस, दैट, दीज, दोज का ही यूज़ किया जाता है। तो कहता है कि दैट इज़ माई हाउस, अब दैट के बाद आपका वर्ब आया है, इज आया, इसलिए दैट आपका प्रोनाउन हो गया। और कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, अर्थात संकेत करके कहा जा रहा है कि वह घर मेरा है। सच वर हिज वेरी वर्ड्स, और जो सच है इसमें अंडरलाइन वर्ड सच है, सच आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, अर्थात ऐसे ही उसके शब्द थे। तो जो ऐसे ही है, सच मतलब ऐसे ही, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत करके बता रहा है कि ऐसे ही उसके शब्द थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही से ये पता चल रहा है कि किसी शब्दों अर्थात किसी चीज़ की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सच आपका जो हो गया वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला हमारा चौथा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात व्यष्टिवाचक सर्वनाम, अर्थात वितरण सूचक जिसको कहते हैं कि जो डिवाइड करता हो, डिस्ट्रीब्यूट करता हो, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अ प्रोनाउन व्हिच इज़ यूज्ड टू रेफर ओनली वन एट अ टाइम फ्रॉम टू और मोर पर्सन्स आर थिंग्स, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ एक ही बार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से किसी एक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि वितरण सूचक या फिर व्यष्टि सूचक सर्वनाम का प्रयोग एक बार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हों या वस्तु हों तो उसमें एक बार के लिए किसी एक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करना होता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसमें आपके आते हैं ईच, आइदर, नाइदर,
ये इसमें जो आपके 3 प्रोनाउन आते हैं वो हैं ईच, आइदर और नाइदर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स ए प्राइज़। तो ईच आपका जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ यू कैन गो, अर्थात जो आइदर है इसमें ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज़ गिल्टी, तो नाइदर जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक चीज़ मैं बता दूं, ईच, ऑफ, आइदर ऑफ और उसके बाद नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि अगर ईच ऑफ और उसके बाद नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद कोई सिंगुलर नाउन लिखी है तो वहाँ आप प्लूरल करके सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देंगे। और उस प्लूरल वर्ब के बाद अगर कोई उस प्लूरल नाउन के बाद अगर कोई प्लूरल वर्ब लिखी है तब उसको आप सिंगुलर करके सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, क्योंकि ईच, आइदर, नाइदर का मतलब होता है कि कई में से कोई एक, चाहे 2 या 2 से अधिक हो, उसमें से किसी एक को। तो इसलिए ये हमेशा सब्जेक्ट जो होता है मेन आपका वो सिंगुलर होता है। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं अगला प्रोनाउन क्या है। अगला प्रोनाउन हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अर्थात पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका परिभाषा होता है अ प्रोनाउन व्हिच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, अर्थात कि ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग परस्पर संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। अर्थात कि जो पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। उसमें क्या क्या आते हैं, ईच, अदर आता है, वन एंड अदर आता है, ये दोनों क्या हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखेंगे, द 2 गर्ल्स लव ईच अदर, अर्थात इसमें एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों को दर्शाया जा रहा है ईच अदर के साथ। जैसे कि जो 2 लड़कियां हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं, प्रेम करती हैं, तो अर्थात इसमें जो उन दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध है वो ईच अदर से क्लियर हो रहा है, इसलिए आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। बी लव ऑल वन एंड अदर, अर्थात हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे अर्थात एक दूसरे का जो पारस्परिक संबंध है वो वन एंड अदर से इंडिकेट हो रहा है, इसलिए वन एंड अदर जो आपका है ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से हमारा 5वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब 6वां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात निजवाचक सर्वनाम या फिर निजतावाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा होती है अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ ए प्रोनाउन सच एज माई सेल्फ व्हिच रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर क्लाज। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसके साथ हमेशा सेल्फ या सेल्फ जुड़े होते हैं, अर्थात सिंगुलर के साथ सेल्फ जुड़ा होता है और प्लूरल के साथ सेल्फ जुड़े होते हैं। अर्थात ये सब्जेक्ट को, अर्थात सब्जेक्ट का प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पे ही वापस डालता है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। या फिर इसी के साथ एम्फेटिक भी होता है, अर्थात रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का क्लेरिफिकेशन केवल यूज़ के अकॉर्डिंग ही हो पाता है, क्योंकि दोनों का जो क्या कहते हैं रूप होता है, जो फॉर्म होता है एक दूसरे का सेम होता है। जो फॉर्म आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा वही आपका एम्फेटिक प्रोनाउन का होगा, इसलिए इन दोनों में केवल यूज़ का अंतर होता है। इन दोनों का काम है कि अपना स्वयं का प्रभाव अपने अकॉर्डिंग ये आता है, जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन यूज होता है उसी सब्जेक्ट पर दोबारा ये प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हमेशा प्रेडिकेटिव पार्ट में होता है, अर्थात वर्ब के बाद होता है। अगर सेल्फ, ऐसा प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा है और उसका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद हुआ है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और अगर उसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हुआ अर्थात वर्ब के पहले हुआ है तो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, द डोर ओपेंड इटसेल्फ, तो इटसेल्फ जो है ओपेंड के बाद यूज़ हुआ है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए इटसेल्फ मतलब स्वयं ही, तो जो इसका हिंदी अर्थ होता है वो स्वयं होता है, अर्थात जैसे द डोर ओपेंड इटसेल्फ अर्थात दरवाज़ा खुद ही खुल गया, अर्थात अपने आप खुल गया, स्वयं ही खुल गया। तो इसका मतलब ये होता है कि इस इटसेल्फ का प्रभाव सीधे दरवाजे पे पड़ रहा है, वापस दरवाजे पे पड़ रहा है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। वन हर्ट्स वन सेल्फ, किसी ने, जो कोई व्यक्ति है वो अपने आप को क्या कर लिया, चोटिल कर लिया, अर्थात हर्ट का जो प्रभाव है वो वन सेल्फ पे है, अर्थात वन सेल्फ का प्रभाव सीधे फिर उस सब्जेक्ट पे जाके पड़ रहा है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और चूंकि ये वर्ब के बाद यूज हुआ है इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, अर्थात दबाव सूचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा, एन एम्फेटिक प्रोनाउन रेफर्स बैक टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस टू एम्फेसाइज इट, अर्थात देखिए
अभी तक क्या था कि रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक दोनों का रूप सेम होता है। अभी तक क्या था कि रिफ्लेक्सिव जो होते थे वो वर्ब के बाद यूज होते थे और जो एम्फैटिक होता है वो सब्जेक्ट के बाद अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम किसी एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पर उससे ज़्यादा दबाव पड़ता है उसके यूज़ से, अर्थात एम्फैटिक प्रोनाउन के यूज़ कर देने से उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो इसलिए हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी आपके एम्फैटिक प्रोनाउन हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आई माई हर्ड द रिमार्क, तो आई के बाद माई सेल्फ तुरंत यूज़ हुआ है, यानी कि देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद तुरंत आपका आ गया है सेल्फ से रिलेटेड सेल्फ वाला प्रोनाउन, जो कि आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ हुआ है। अगला है दे देम सेल्फ, तो दे के बाद तुरंत देम सेल्फ आया है, यानी कि ये भी आपका एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। तो इस प्रकार से जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ किए जाते हैं और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारा 8वां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू इंडिकेट एनी अनसर्टेन पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है, जो निश्चित नहीं होती है कि वो कितनी है, कैसी है, क्या है, ये अनसर्टेन होता है। तो ऐसे व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इसमें आपके एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, एनीथिंग, नथिंग, नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स, नो वन, बोथ, एनी, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मेनी, ऑल ऑफ, ऑल, सम, ये सभी जो हैं ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज़, तो वन जो है आपका ये आपका क्या कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन, ये सभी की बात हो रहा है कि कोई भी, किसी को भी अपने अध्ययन के प्रति अटेंटिव होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। एवरीवन बिलीव्ड हिम, तो एवरीवन मतलब हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, हर एक व्यक्ति क्या होता है, बिलीव्ड हिम, उसमें विश्वास करता है। तो ये अनिश्चित है, कितने लोग करते हैं अनिश्चित है, लेकिन करता हर कोई है, तो इसलिए ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। फ्यू आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, और मेनी भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ऑल आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि 8 प्रोनाउन जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब 9वां हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट टेल्स द रिलेशन noun or pronoun using before them and it relates a subordinate class to the rest of the sentences। अर्थात ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध को दर्शाता है या फिर उसका उपयोग सबऑर्डिनेट क्लास को अन्य किसी क्लास से रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसमें आपके हु आते हैं, व्हिच आते हैं, दैट आता है, एज आता है, बट आता है, व्हाट आता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आते हैं। द बॉय हु केम हियर इज़ अ प्लेयर, अब यहाँ जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द हाउस व्हिच जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए दिस इज़ द हाउस इज़ मेड ऑफ मार्बल्स को आपस में जोड़ रहा है। द बॉय केम हियर इज़ अ प्लेयर, इन दोनों को आपस में हु जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये आपको क्या कहते हैं, क्लास को रिलेट करने का कार्य कर रहा है, इसलिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए द रोड, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो द रोड को बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ क्लास को ऐड कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब अगला प्रोनाउन हमारा जो है वो है लास्ट प्रोनाउन, यानी 10वां प्रोनाउन, जिसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है ए प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हु का प्रयोग आपका प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज का प्रयोग आपका प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुम का प्रयोग आपका प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट का यूज़ आपका प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, तो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे किसी शब्द किसी सेंटेंस में हु का प्रयोग सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं, हुज का प्रयोग अधिकार जानने के लिए करते हैं, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा 10 प्रकार का प्रोनाउन रहा। अब डियर
अभी तक मैंने आपको प्रोनाउन की परिभाषा और उसके प्रकार की परिभाषा बताया और किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं ये भी बताया। तो डियर, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस को। और डियर, एक चीज़ और कि यदि आपको किसी भी मैटर से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।